हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ग्रुप 16, 17 एंड 18 का ये हमारा सेकेंड पार्ट है और आज हम देखेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए अक्रॉस द पीरियड जो रेडियस है एटॉमिक या फिर आयोनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। और अगर हम ग्रुप में मूव करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो अक्रॉस द ग्रुप रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। तो पीरियड में रेडियस डिक्रीज होंगी, ग्रुप्स में रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। अभी ऐसा होता क्यों है? तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड होगा, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन बढ़ेगा और रेडियस डिक्रीज होगी। वैसे ही अगर हम ग्रुप में मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो डायरेक्ट याद रखो कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए रेडियस डिक्रीज होंगी, टॉप टू बॉटम जाते हुए रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। और अगर हम स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस देखें अक्रॉस द पीरियड, किसी भी पीरियड में सबसे कम जो रेडियस रहेंगी वो किसकी होती है? तो ग्रुप 17 वाले की, दैट इज हैलोजेंस की रेडियस जो है वो पर्टिकुलर पीरियड में सबसे कम रहेंगी। देन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगी उसको ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सीधे सीधे समझे तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किसके ऊपर रही? तो डिपेंड होती है साइज के ऊपर या फिर हम बोलेंगे रेडियस के ऊपर। देखो, मान लो मैंने दो एटम ले लिए, एक स्मॉलर साइज का एक लार्जर साइज का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कम रहेगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है। लेकिन अगर हम ये दूसरे एटम में देखें जहां पे रेडियस कम है, वहां पे न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कम है। मतलब इस न्यूक्लियस का जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो ज्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुश्किल होंगी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा रहेंगी और यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम रहेगी। इसका मतलब क्या है? जहां पे साइज स्मॉलर रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा। जहां पे साइज ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम रहेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम अक्रॉस द ग्रुप एंड पीरियड मूव करें तो फिर क्या होगा? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियड तो हमें पता है कि जो साइज है वो डिक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होता है। और अक्रॉस द ग्रुप अगर हम मूव करें तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, यहाँ पे उससे डिफिकल्टी से, यहाँ पे और डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लगेंगी, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी लगेंगी। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होंगी? इंक्रीज होगी। अगर हम ग्रुप में मूव करें तो इस एटम से ज्यादा साइज इस एटम का रहेगा, है ना। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होती है, मतलब यहाँ पे जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे उससे और इजीली निकलेगा क्योंकि रेडियस बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है, मतलब एनर्जी कम लगेगी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेंगी? कम। यहाँ पे नीचे और जाएंगे तो और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेंगी? कम रहेंगी। इसका मतलब अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं।
एक्सेप्शन क्या है? अभी हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर हम लेते हैं 13 ग्रुप, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, ये वाला, 14 ग्रुप, सॉरी कार्बन वाला तो ये होगा ना 14। तो कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, टीन एंड लीड होता है। 15 ग्रुप एलिमेंट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आएगा। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप में आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। ठीक है, अभी हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। इसका मतलब 14th ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 15th ग्रुप की रहेंगी, 15th ग्रुप वाले से ज्यादा 16th ग्रुप की, 16th वाले से ज्यादा किनकी रहेंगी? 17th ग्रुप एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ पे है? ये 15th एंड 16th ग्रुप एलिमेंट में। एक एग्जांपल लेते हैं। 15th ग्रुप एलिमेंट का एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है और 16th ग्रुप का ऑक्सीजन। अभी इसके अकॉर्डिंग जाए, जो ट्रेंड है हमारा उसके अकॉर्डिंग जाए तो 16th ग्रुप एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू 15th ग्रुप एलिमेंट। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है और हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो फिर वो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की टर्म में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ। तो जो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा रहनी चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की। रीजन क्या है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 2s2 2p3 आएगा, ऑक्सीजन का 2s2 2p4 आता है। तो प्रॉब्लम क्या है? P में अगर हम देखें तो P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए। यहाँ पे भी P के 3 ऑर्बिटल रहेंगे लेकिन ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। अभी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे, है ना। हमने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ा है। हाफ फील्ड या फिर एम्प्टी या फिर जो कंप्लीटली फील्ड शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन का ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जाना चाहेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के केस में। इसलिए याद रखना 15th ग्रुप वाले की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेंगी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 16th ग्रुप एलिमेंट। हमने लिखा यहाँ पे ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेंगी, ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेंगी। ठीक है, रीजन क्या है? तो हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 एलिमेंट के केस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डायरेक्टली याद रखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, जो फ्लोरीन है हमारा वो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। और ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.5 रहेगी। देन आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के उल्टा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने क्या किया था? तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला था। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं आउटर मोस्ट शेल से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? हम आउटर मोस्ट शेल में बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में आउटर मोस्ट शेल में बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तब जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंथैल्पी चेंज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है या फिर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस है हमारे पास जहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, इसलिए एब्सॉर्ब हो रही है या फिर रिलीज हो रही है ऐसा ना बोलते हुए हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज हो रहा है। तो उसमें एब्सॉर्ब और रिलीज दोनों आ गया। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो जब वो ऐड होता है
तब जो भी एंथैल्पी चेंज रहेगा, मतलब जो भी एनर्जी एब्सॉर्ब या फिर रिलीज होगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो ये भी डिपेंड होती है साइज के ऊपर ही। जैसे मान लो फिर से हमने एक स्मॉलर साइज का एटम लिया और हमने एक एटम लिया है लार्जर साइज का। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या चीजें डिफरेंट रहेंगी? याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में ना एनर्जी रिलीज होती है, तो मैं यहाँ पे रिलीज हो एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है ऐसा कंसिडर करूंगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलीज होती है, लेकिन कुछ केसेस में एब्सॉर्ब भी होती है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी रिलीज हो रही है ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अभी कितना इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो रहा है, तो जितना न्यूक्लियस से उसको अट्रैक्शन रहेगा, है ना, जितना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजीली गेन होगा आउटर मोस्ट शेल में। और जितना इलेक्ट्रॉन इजीली गेन होता है, जितना इजीली वहां पे आ जाता है एटम में आउटर मोस्ट शेल में, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसका मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, जहां पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा इस न्यूक्लियस का, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतने इजीली इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन होगा। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होंगी, उतना ही ज्यादा एंथैल्पी चेंज होगा। इसका मतलब उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू रहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अभी ये तो हमको समझ में आ ही जाएगा कि अगर स्मॉलर साइज है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा, लार्जर साइज है तो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम रहेगा। तो क्योंकि स्मॉलर साइज वाले में अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होंगी वो ज्यादा रहेंगी। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा रहेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेंगी? कम। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एनर्जी जो रिलीज होने वाली है वो बढ़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। अभी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है तो हम एनर्जी की वैल्यू लेते हैं निगेटिव में। मतलब मान लो कि अगर यहाँ पे -100 इतनी एनर्जी रिलीज हुई है तो यहाँ पे -200, यहाँ पे -300 रहेगा। अभी हमें लगेगा कि एनर्जी की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें कंसिडर करना है। जो निगेटिव साइन है वो सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो निगेटिव में बढ़ेगी। ठीक है, और अगर हम ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में मूव करेंगे, तो क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो रिलीज होने वाली एनर्जी कम रहेंगी। मतलब हम बोलेंगे कि एनर्जी की वैल्यू निगेटिव में कम हो रही है। ठीक है, तो अक्रॉस ग्रुप अगर हम जाएंगे 16 एंड 17, हाँ ये 16 एंड 17 ग्रुप एलिमेंट की बात हो रही है, 18 ग्रुप एलिमेंट में अलग केस होती है। ठीक है, तो ग्रुप 16 एंड 17 में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस निगेटिव होती है। ठीक है, मतलब डिक्रीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होने वाली है वो डिक्रीज होती है। लेकिन डिक्रीज ना बोलते हुए हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एनर्जी की वैल्यू जो है वो लेस निगेटिव होती है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं समअप करूं चारों जो प्रॉपर्टीज है, तो रेडियस जो है यहाँ पे लिखेंगे पीरियड्स, यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रुप। तो अक्रॉस द पीरियड रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है और अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीज होती है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होंगी, ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ग्रुप में पीरियड में इंक्रीज होंगी, ग्रुप में डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी अगर हम बात करें तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए ज्यादा रिलीज होती है, मतलब निगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और ग्रुप में जाएंगे तो लेस निगेटिव वैल्यू होती जाती है। तो ये तीनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, रेडियस का इससे उल्टा होता है। ठीक है, चले आगे। अभी यहाँ पे अगर हम देखें ग्रुप 16 एंड 17, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम जाए, जैसे ग्रुप 16 एलिमेंट ले लो, तो हमें पता है ऑक्सीजन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड यहाँ पे क्या आएगा? पोलोनियम। तो हमें पता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होंगी? इंक्रीज होंगी।
तो इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होंगी, है ना। मतलब हमें लगता है कि ऑर्डर क्या आना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन फिर क्या आना चाहिए, पोलोनियम आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक्चुअली में जो ऑर्डर होता है वो ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? एक्चुअल जो ऑर्डर होता है वो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, उसको याद कर लेना। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है वो होता है सल्फर की सबसे ज्यादा, देन आता है हमारा सेलेनियम, देन आता है टेल्यूरियम, देन पोलोनियम एंड सबसे लास्ट में आता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आएगा, हमारा ऑक्सीजन। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमने तो देखा है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। तो सल्फर से ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी एंड पोलोनियम की सबसे कम, लेकिन ऑक्सीजन की तो सबसे कम हो गई ना। ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका साइज बहुत कम है, स्मॉलर साइज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत कम जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है। इसलिए जब बाहर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अट्रैक्शन कम मिला तो जो एनर्जी रिलीज होंगी वो भी क्या रहेंगी, कम रहेगी। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। अभी सेम रीजन है हैलोजेंस के केस में। हैलोजेंस के केस में हमारा होता है 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमें फिर से यहाँ पे लगता है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फिर क्या आना चाहिए था, आयोडीन। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल जो ऑर्डर है वो इस तरह से रहेगा। एक मिनट। हाँ, एक्चुअल जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेंगी, देन आएगा हमारा फ्लोरीन, देन आता है ब्रोमीन एंड फिर आता है आयोडीन। इसका मतलब जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे याद रखना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है, सारे ही एलिमेंट से कम है, लेकिन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सिर्फ क्लोरीन से कम है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम रीजन है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत कम है, उस छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होंगी इन केस ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो हैलोजेंस के केस में एंड ये 16 ग्रुप एलिमेंट में ये जो चीज है इसको याद रखना एक्सेप्शन। अभी ये हो गया 16th एंड 17th ग्रुप एलिमेंट के बारे में। अभी 18th ग्रुप एलिमेंट नोबल गैसेस के केस में क्या होता है, 18th ग्रुप एलिमेंट में ऑलरेडी उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने की या फिर लूज करने की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। ऐड अगर होता तो एनर्जी रिलीज होती, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता ही नहीं है। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आएगा क्योंकि एनर्जी एब्सॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो इनके केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ग्रुप 18 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, एनर्जी एब्सॉर्ब होंगी। लेकिन 16 एंड 17 ग्रुप में एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो ग्रुप 18 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि उनकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई, हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो सबसे लास्ट में जो हमारे नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहती। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देगा और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ेगा, है ना। तो उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की या फिर गेन करने की। तो इनका इलेक्ट्रॉन अगर निकालने जाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मैक्सिमम होती है नोबल गैसेस की। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी। अभी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। एक मिनट है, ये पेन का कलर एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जानो। हाँ, ग्रुप 16 एलिमेंट हमें पता है कि इनको हम काल्कोजेंस बोलते हैं।
तो ग्रुप 16 एलिमेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में होता है, सल्फर जो है, सल्फर एंड बाकी सारे जो है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन गैसियस स्टेट और बाकी सारे जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। देन ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटलॉइड है एंड पोलोनियम जो है वो मेटल होता है और रेडियो एक्टिव भी होता है। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है इन केस ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, कैल्कोजेंस के केस में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और एक चीज याद रखना कि डेंसिटी भी जो है वो भी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक, देख सारे के सारे एलोट्रोप्स शो करते हैं। एलोट्रोप्स के ऊपर भी क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। देख इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अभी ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कंपेयर टू सल्फर। अभी ऐसा होता क्यों है, तो ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक है, लेकिन सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो पॉलीएटॉमिक है, तो इसका मास ज्यादा रहेगा, साइज मास दोनों ज्यादा रहेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, ऑक्सीजन में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। तो क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे वीक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम। तो याद रखना ऑक्सीजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू सल्फर। नेक्स्ट है, एक मिनट मैं चेक कर लू, यहाँ पे ना पेन चेंज नहीं हो रहा, तो मैं चेक कर लू कि वीडियो चालू भी है या नहीं। एक मिनट, हाँ है, ठीक। चल, तो हैलोजेंस में फिजिकल स्टेट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में होता है। स्टेट याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है एंड आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इनके कलर के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्लोरीन येलो कलर का, क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो कलर का, ब्रोमीन होता है रेड कलर का एंड आयोडीन जो होता है वो होता है वायलेट कलर का। देन सोल्युबिलिटी, फ्लोरीन क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन एंड आयोडीन स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अभी ध्यान दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब क्या, तो सीधा सीधा समझे सिंपल लैंग्वेज में, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी है ना। अभी अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को देखें तो हमें पता है क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है तो फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा उसकी लेंथ कम रहेगी, क्लोरीन के बीच के बॉन्ड की लेंथ उससे ज्यादा रहेंगी एंड ब्रोमीन में और ज्यादा रहेंगी, है ना। आयोडीन में तो और उससे ज्यादा रहेंगी, तो हम ब्रोमीन तक निकाल लेते हैं। तो हमें पता है जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतनी ही बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कम लगती है। तो इससे इस हिसाब से जाए तो फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा रहेंगी, है ना। तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फ्लोरीन को ब्रेक करने के लिए, फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो लगती है वो सबसे ज्यादा रहनी चाहिए। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन किसका आएगा, आयोडीन। क्यों ऐसा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतनी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी कम। तो आयोडीन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम लगेगी, फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इस तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता और यही एक्सेप्शन वाली बात है और इसी के ऊपर फिर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर आता है सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की, देन ब्रोमीन, देन आता है फ्लोरीन एंड सबसे कम होती है किसकी, आयोडीन की। अभी ध्यान से अगर देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कुछ चेंज नहीं है, क्लोरीन की ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। चेंज किस में आया है, फ्लोरीन में। एक्चुअली में फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की क्लोरीन एंड ब्रोमीन से क्या है, कम। अभी ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऑर्डर तो याद रखना ही है, लेकिन क्यों होता है ऐसा, तो हमें पता है फ्लोरीन अगर एक बॉन्ड बनाता है, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, इन्होंने अगर एक बॉन्ड बनाया तो इनके ऊपर 3 लोन पेयर होती है। इस फ्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर और इस साइड वाले फ्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर रहेंगी। अभी होता क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत कम है, स्मॉलर एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम रहेगी और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ये जो लोन पेयर है वो पास पास आ जाएंगे। और लोन पेयर पास पास है मतलब उसके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा है इसलिए ये जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो कम एनर्जी में ही ब्रेक हो जाता है, इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो क्या होती है, कम होती है। तो फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में नहीं होती क्या लोन पेयर, वहां पे भी होती है। क्लोरीन को अगर हम समझे तो क्लोरीन में भी 3 लोन पेयर है, तो फिर यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता क्या, हाँ होता है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक साइज फ्लोरीन से ज्यादा है
तो एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से जो लोन पेयर है उनको जगह मिल गई, वो थोड़ी दूर दूर है, तो फ्लोरीन में जितना ज्यादा रिपल्शन है उतना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में नहीं होता। इसलिए वहां पे जो बॉन्ड लेंथ वाले ऑर्डर आना चाहिए था वही आता है। लेकिन फ्लोरीन के केस में वो लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए कम एनर्जी में ब्रेक हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी कम रहेगी। ठीक है, ऑर्डर इसको याद कर लेते। देन है ग्रुप 18 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। तो हमें पता है नोबल गैसेस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, कंप्लीट शेल होता है, इसलिए वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते और मोनो एटॉमिक गैसेस के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मोनो एटॉमिक गैसेस है तो दो एटम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहेगा, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, देन ये स्पैरिंगली सोल्यूबल रहेंगे वाटर में। क्यों भाई? क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फॉर्म ही नहीं कर सकते ना, इसलिए स्पैरिंगली सोल्यूबल रहेंगे। ठीक है, देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीलियम जो है ये लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितने भी एलिमेंट हमें पता है उन सब में से हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, 4.2 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहां तक जो भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए जो भी चीजें जरूरी थी वो सारी हमने रिवाइज कर ली, और अभी हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूछा है। ऑप्शन में क्लोरीन, एसिटाइन, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन है। अभी हमें पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो फ्लोरीन के बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन आता है? ऑक्सीजन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। अभी एटॉमिक साइज पूछा है स्मॉलेस्ट। देखो पहले ना ये एलिमेंट आते कहां पे है उसको देख लेते हैं। अभी पहले तो ब्रोमीन है, तो हमें पता है फ्लोरीन, देन आएगा क्लोरीन, देन आएगा ब्रोमीन, देन आएगा हमारा आयोडीन। ठीक है, टेल्यूरियम तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेल्यूरियम जो हमें दिया है, देन ये ब्रोमीन हमें दिया है। ठीक है, और क्या है? आयोडीन, तो आयोडीन भी है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिया है? पोलोनियम, तो पोलोनियम यहाँ पे आएगा नीचे। ठीक, अभी स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस पूछा है हमें, तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है ना। इसका मतलब इन से ग्रुप 16 वाले से जो ग्रुप 17 वाले हैं उनकी रेडियस ज्यादा रहेंगी, तो मैं ग्रुप 16 वाले को अभी नहीं देख। क्यों भाई? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट रेडियस चाहिए, तो 16 वाले से 17 ग्रुप की मतलब इनकी रेडियस कम रहेंगी, हमको कम वाला ही चाहिए ना, तो इनको देखो। अभी इसमें भी कौन है? ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमें ये पता है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होंगी, तो ब्रोमीन से आयोडीन की रेडियस क्या रहेगी? ज्यादा, तो बस सबसे कम वाला कौन बचा? ब्रोमीन। इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ठीक है, समझ में आया? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होंगी, तो 15 ग्रुप वाले से 16 ग्रुप वाले से 17 ग्रुप की इनकी दैट इज टेल्यूरियम एंड पोलोनियम से जो हमारे ब्रोमीन एंड आयोडीन है उनकी रेडियस कम रहेंगी, और ब्रोमीन और आयोडीन में भी ब्रोमीन की कम रहेंगी, तो सबसे कम किसकी होगी? ब्रोमीन की। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नोबल गैसेस हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने देखा हीलियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट है, which from the following molecule has highest bond dissociation enthalpy। हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अभी हमें पता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रहनी चाहिए थी, लेकिन रहती नहीं है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन आता है ब्रोमीन, देन फिर आता है कौन? फ्लोरीन, एंड देन लास्ट में आता है आयोडीन। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की, तो ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे कम रेडियस किसकी है वो पूछा है, तो पहले एलिमेंट देख लो। क्लोरीन, तो ये फ्लोरीन के नीचे आएगा हमारा क्लोरीन। ठीक है, हाँ, उसके बाद कौन है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कहाँ पे आता है? यहाँ पे रहेगा हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे आता है फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। देन सिलिकॉन भी है, तो इसके पहले कार्बन आएगा, देन आता है हमारा कौन? सिलिकॉन। ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके नीचे सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस। हाँ, और कौन दिया है? आर्गॉन दिया है, तो फ्लोरीन के बाद आएगा इधर नियोन। ठीक है, हीलियम, नियोन, और यहाँ पे आता है हमारा आर्गॉन।
ठीक है, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हमें दिए, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। अभी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें पता है रेडियस क्या होती है, रेडियस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है ना। हमें क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो किसकी रहेंगी स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, हमारे आर्गन की। ठीक है, एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। देखो, हाँ, आर्गन की नहीं रहेंगी, किसकी रहेंगी, क्लोरीन की। अभी क्लोरीन का क्यों रहेगा, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अक्रॉस द पीरियड जो हमारे हैलोजन्स होते हैं उसकी रेडियस सबसे कम होती है, तो क्लोरीन जो है उसकी रेडियस यहाँ पे सबसे कम रहेगी, आर्गन की नहीं। जो हमारी नोबल गैसेस होती है उनकी जो रेडियस है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारे हैलोजन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना। हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी, लेकिन इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना, जो हमारे हैलोजन्स होते हैं उनकी रेडियस कम होती है एज कंपेयर टू हमारे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की जो रेडियस होती है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रुप 18 वालों की जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हैलोजन्स। ठीक है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनकी सबसे कम आनी चाहिए थी। ठीक, इनका नहीं लेते हम, क्योंकि वहां पे फिर वो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि वहां पे वंडर वॉल रेडियस कंसिडर होती है, किसके केस में, नोबल गैसेस के केस में। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट याद रख लो कि जो हमारे नोबल गैसेस है उनकी रेडियस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हैलोजन्स। तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएंगे तो जो हमारे हैलोजन्स रहेंगे उसकी रेडियस सबसे कम रहेगी, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट है, which from following is a correct decreasing order of ionization enthalpies of different element? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है किसका, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का। देखो क्या क्या है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अच्छा, मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट लिए यहाँ पे कौन कौन रहता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड रहता है पोलोनियम। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। और कोई एक्सेप्शन था क्या इसमें, नहीं, एक्सेप्शन भी नहीं है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होंगी। तो सबसे ज्यादा किसकी रहेंगी, सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड लास्ट में कौन आएगा, पोलोनियम। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी फ्रॉम फॉलोइंग। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो ये ग्रुप 16 एलिमेंट है। हमने अभी अभी रिवाइज किया तो पॉइंट देखा था कि टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप 16 एलिमेंट में तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन है, ये टेल्यूरियम दिख रहा है ऑप्शन में से, तो इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा रहेगी, तो टेल्यूरियम, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज लोअर दैन ऑक्सीजन। देखो, बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का कम है ऐसे बोला है, किससे, ऑक्सीजन से, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। सल्फर हमें पता है पॉलीएटॉमिक होता है, एसिड के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे बोला है सल्फर का कम होता है, तो यही हमारा गलत रहेगा और यही हमें पूछा था। ठीक है, तो अभी बाकी ऑप्शन भी देख लो। Ionization enthalpy of group 16 elements gradually decreases from top to bottom। हाँ सही है, ionization enthalpy top to bottom जाएंगे तो डिक्रीज होंगी। Group 16 element have lower ionization enthalpy than group 15 element or in corresponding period। ये भी सही है, 15 ग्रुप वाले की ionization enthalpy ज्यादा होती है, क्यों, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। दे ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन अमोंग ऑल एलिमेंट। ये भी सही है, फ्लोरीन से सेकेंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, which from following is correct decreasing order of ionization enthalpy for different elements। अब यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला है। ठीक है, अभी ध्यान दो कौन कौन दिया है, तो आर्गन एंड नियॉन है, तो ये ग्रुप 18 वाले हैं। कौन कौन है, हीलियम रहता है, देन हीलियम, नियॉन, देन यहाँ पे आता है आर्गन। ठीक है, देन नियॉन है और आर्गन, तो इसको मैं सर्कल कर लेती हूँ, ये नियॉन दिया है हमें एंड आर्गन दिया है। ठीक, हाँ, देन सल्फर एंड क्लोरीन है, तो सल्फर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे रहेगा हमारा हीलियम, तो यहाँ पे रहेगा फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, देन यहाँ पे रहेगा हमारा क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन यहाँ पे रहता है सल्फर, है ना। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन एंड यहाँ पे आर्गन। ठीक, तो आर्गन, नियॉन, सल्फर एंड क्लोरीन ये दिया है। अभी
लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। और हमें ये भी तो पता है ना कि ग्रुप 18 वाले जो है, जो नोबल गैसेस है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब मुझे ये पता है कि नियॉन एंड जो आर्गॉन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सल्फर एंड क्लोरीन से ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम रहती है। अभी सल्फर और क्लोरीन में देख लो तो मुझे पता है सल्फर के आगे आता है क्लोरीन, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, तो क्लोरीन की ज्यादा रहेंगी किससे, सल्फर से। तो सल्फर एंड क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा रहेंगी किससे, सल्फर से, ठीक है। अभी बचा है कौन, नियॉन एंड आर्गॉन। तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड फॉलो होता है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होंगी, तो नियॉन की ज्यादा रहेंगी, आर्गॉन की कम। तो नियॉन ज्यादा एंड आर्गॉन कम, तो नियॉन एंड उसके बाद आएगा आर्गॉन। कहाँ पे ऑर्डर, नियॉन आर्गॉन क्लोरीन सल्फर, ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अभी लिक्विड स्टेट में कौन होता है, देखो ये सेलेनियम है, हमें पता है ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है ना, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसियस, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्रोमीन रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन की होती है, नोबल गैसेस की। कहाँ पे है, नियॉन दिख गया हमें, बस यही रहेगा, बाकियों की तो नेगेटिव होती है, उनके केस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर से ये था 2023 का, ये भी 2023 का ही है, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन चेंज करके दिए है। तो यहाँ पे नोबल गैसेस में से हमें आर्गॉन दिख रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई कलर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का कलर क्या होता है, येलो, ग्रीनिश येलो। क्लोरीन का होता है रेड, होता है हमारे ब्रोमीन का, और वायलेट होता है आयोडीन का, ठीक है, तो येलो, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ आयोडीन गैस। अभी आयोडीन गैस लिखा है, आयोडीन गैस का भी कलर क्या रहेगा, वायलेट ही रहेगा, ऑप्शन डी ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which element from following has lowest value of ionization enthalpy। ionization enthalpy की lowest value पूछा है, ठीक है, ध्यान दो। इसको लिख लेते पहले, कहाँ पे आते हैं, तो ये हमें पता है फ्लोरीन के नीचे आएगा ये क्लोरीन, ये दिया है हमें। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, उसके नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, देन नाइट्रोजन, उसके नीचे आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन हो गया। फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा एंड उसके नीचे आता है कौन, आर्गॉन। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो सबसे कम किसकी रहेगी, फॉस्फोरस की, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। सही है क्या, क्या गलत किया मैंने, हाँ हाँ हाँ, देखो मैं भूल गई, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें पता है ये ग्रुप 15 एंड 16 आ गया है ना, ये ग्रुप 15 है और यहाँ पे 16 है। हमें पता है ग्रुप 15 वाले की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 16। क्यों, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो फॉस्फोरस की एक्चुअली में सबसे कम रहनी चाहिए थी, लेकिन रहती नहीं है, किसकी रहेंगी, सल्फर की सबसे कम रहेंगी, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी, 58 का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, which from following is correct order of arrangement of dihalides according to decreasing bond dissociation enthalpy। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, इसके पहले भी आया है क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन, देन आता है हमारा ब्रोमीन, देन फ्लोरीन आएगा एंड देन लास्ट में कौन आता है, आयोडीन। कहाँ पे देखो, ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए बी सी डी आर डिफरेंट एलिमेंट्स विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है, फाइंड एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया ना तो पहले देख लो कि किसी में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है क्या। तो मुझे यहाँ पे P3 या फिर P6 किसी में नहीं दिख रहा है ना, तो अभी हमें जाना पड़ेगा कि एलिमेंट ये कौन सा है और कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले नाम है 4s2 4p, 4 एंड 5 दिया है, तो ये क्योंकि 4p4 लिखा है तो ये ns2np4 वाला हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ग्रुप 16 का है, मतलब ये ग्रुप 16 के, और ये 5 लिखा है मतलब ये ग्रुप 17 के एलिमेंट होंगे, ठीक है। कहाँ से निकाला मैंने, P4 16 में आता है, P5 ग्रुप 17 में लास्ट में आता है, ठीक है। अब देखो ये 4s2 4p4, तो इधर रहेगा हमारा 4s2 4p4, उसके नीचे आएगा 5s2 5p4, सही है। 4s2 4p4 ये हमारा A है, 5s2 5p4 ये हमारा C है, ठीक। देख
17 ग्रुप में हमारा ये 4s2 4p5 आएगा, ये है हमारा B। एंड देन इसके नीचे 5s2 5p5 आएगा, ये रहेगा हमारा D। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा मैंने कैसे लिखा। ग्रुप 16 में 4s2 4p4, उसके नीचे 5s2 5p4। ठीक है, ग्रुप 17 में 4s2 4p5 एंड उसके नीचे 5s2 5p5 आएगा, फोर्थ शेल, देन उसके नीचे वाला फिफ्थ वाला। अभी पूछा है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है ना। अभी ये 15th ग्रुप नहीं है यहाँ पे लिखा, इसका मतलब एक्सेप्शन वाली तो कोई चीज ही नहीं है, तो डायरेक्ट करेंगे। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, मतलब ये 16 वाले से 17 वाले की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा रहेंगी, तो इनको काट दो पहले। अभी इनमें भी किसकी, बी या डी में से किसकी ज्यादा रहेंगी, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो ज्यादा किसकी है, बस ये बी की। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सेलेनियम दिया है, मतलब ये ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ये सेलेनियम यहाँ पे आएगा। उसके बाद ब्रोमीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन एंड नीचे आएगा ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन इधर आएगा। जेनॉन एंड आर्गॉन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, देन यहाँ पे आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन, ये दिया है हमें। ठीक है, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन हो गया, जेनॉन एंड आर्गॉन दिया है। अभी पूछा है हाईएस्ट वैल्यू, तो फिर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होंगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, मतलब इन दोनों को काट दो, इनकी सबसे ज्यादा रहेंगी। और वैसे भी हमें पता है जो नोबल गैसेस है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। अभी आर्गॉन और जेनॉन में से भी किसकी ज्यादा रहेंगी, आर्गॉन की, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, आर्गॉन की सबसे ज्यादा रहेंगी। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if four different elements A, B, C and D having outer electronic configuration, अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एलिमेंट विथ लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें पूछा है। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही है ये भी। 3s2 3p4 है तो ये यहाँ पे आएगा 3s2 3p4, उसके नीचे आएगा 4s2 4p4, सही है। 3s2 3p4 मतलब ये A है, 4s2 4p4 मतलब ये C है। देन आगे 3s2 3p5 मतलब ये B है हमारा, और उसके नीचे आएगा 4s2 4p5, ये रहेगा ऑप्शन, ये हमारा D है ना। ये हमारे 4p4 लिखा है लास्ट में, मतलब ये 16th ग्रुप एलिमेंट रहेंगे, उसके आगे ये 17th ग्रुप एलिमेंट रहेगा हमारा 3 4, देन यहाँ पे भी 3 4 4 और 4 5 5। अभी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती, सॉरी इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, तो इनकी ज्यादा रहेंगी, इनको काट दो क्योंकि हमें लोएस्ट पूछा है। अभी 16 ग्रुप में भी यहां से यहां जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो ए से भी सी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेंगी, कम, तो बस वही तो पूछा था हमें, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which from following element has lowest boiling point of any known substances, तो हीलियम, बस हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ऑप्शन बी। which from following group 16 element has lowest negative electron gain enthalpy, लोएस्ट नेगेटिव पूछा है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ग्रुप 16 में क्या होता है, हमें पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रहनी चाहिए थी लेकिन नहीं रहती, तो सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम देन पोलोनियम, एंड सबसे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन, तो वही पूछा है ना, लोएस्ट नेगेटिव किसकी, तो ऑक्सीजन की, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन है उसके नीचे आता है सल्फर। ठीक है, तो ऑक्सीजन सल्फर दिया है, देन फ्लोरीन दिया है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अभी ध्यान दो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज, हमें लोएस्ट पूछा है तो इनको निकाल दो, क्योंकि 16th वाले से 17th वाले मतलब हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेंगी ना, तो हमें कम वाला चाहिए। फिर से ऑक्सीजन टू सल्फर जाएंगे तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी, तो बस बी हो गया, आंसर बी रहेगा इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी रहेगी, तो देखो पोलोनियम, तो ये रहेगा हमारा ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, दोनों है, टेल्यूरियम भी दिया है पोलोनियम भी है। देन ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है। ठीक है, एंड देन हमारा हीलियम नियॉन
आर्गॉन एंड यहाँ पे रहेगा हमारा क्रिप्टॉन। सही है। अभी लोएस्ट पूछा है तो फिर से यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होती है। हमें कम वाला चाहिए तो इनको निकाल दो, बस ये बचा है। फिर से लोएस्ट वाले में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो टेल्यूरियम से भी पोलोनियम की कम रहेंगी, तो सबसे कम किसकी, पोलोनियम की। ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, कितना होता है 3.5। Which from following element has highest value of ionization enthalpy? Ionization enthalpy सबसे ज्यादा किसकी रहेंगी? तो देखो अभी ना यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अभी तक हमने बहुत डिटेल में ले लिए क्वेश्चन। देखो क्लोरीन एंड आयोडीन ग्रुप 17 वाले हैं, हीलियम और आर्गॉन ग्रुप 18 मतलब नोबल गैसेस है। हमें पता है मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 18 की होती है, तो ये तो गया ऑप्शन में से। बस हीलियम और आर्गॉन में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, तो हीलियम सबसे ऊपर है, इधर से इधर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होंगी, तो हीलियम की जो है वो सबसे ज्यादा रहेंगी। बस हो गया, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी ही जल्दी सॉल्व करना है। पहले मैंने इसलिए डिटेल में लिया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू द अदर थ्री। सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका है? देखो सल्फर, तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, देन सेलेनियम, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे आएगा कौन, ब्रोमीन। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज पूछा है तो हमें पता है इधर से इधर जाएंगे साइज डिक्रीज होगा, हमें ज्यादा वाला चाहिए तो इनका रहेगा। इसमें भी सबसे ज्यादा सेलेनियम का, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if four elements A, B, C and D having electronic configuration, identify the element with largest atomic radius। अभी रेडियस पूछ लिया। ऐसे ही दो क्वेश्चन हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर की थे, है ना। देखो क्या रहेगा ये 3s2 3p4 आएगा, ये हो गया हमारा A। उसके बाद 3s2 3p4 हो गया, 4p4 कहाँ पे, ये C है, तो यहाँ पे C रहेगा हमारा 3d10 4s2 4p4। सही है, C हो गया। देन ये B 3s2 3p5, ये B है हमारा, एंड D रहेगा 3d10 4s2 4p5, तो ये रहेगा हमारा D। अभी लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस पूछा है तो इधर से इधर जाएंगे रेडियस डिक्रीज, तो इनकी कम रहेंगी, ज्यादा वाले में ये, इधर से इधर जाएंगे इंक्रीज, तो सी की सबसे ज्यादा, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, which of the following pair of molecule consist of same number of lone pair of electron in valence shell of central atom। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं एक ट्रिक बताती हूँ। हमें पूछा है कि किस में सेंट्रल एटम की सेम लोन पेयर है, किस पेयर में जो नंबर ऑफ लोन पेयर है सेंट्रल एटम में वो सेम है। इसको कैसे सॉल्व करना, देखो मैं SF4 और SiCl4 को पहले सॉल्व कर ली। ठीक है, तो सल्फर के पहले ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो। सल्फर 16 ग्रुप एलिमेंट का है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख लिए। अभी फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है तो इसका एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर के उसने एक एक इलेक्ट्रॉन देके फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब ये एक लोन पेयर है। ठीक है, तो SF4 में सल्फर के ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर कितनी लोन पेयर, एक। अभी SiCl4 देख लो, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन फैमिली का है वो, तो 1 2 3 और 4, तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा एंड फोर्थ क्लोरीन, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ चले गए तो लोन पेयर है ही नहीं, मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी देखो ClF3, तो सेंट्रल एटम मैंने क्लोरीन लिखा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, तो 1 2 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, तो ये एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन की और ये दूसरी लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गई क्लोरीन के ऊपर। NH3 देखो, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में गए, 3 गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो ये भी आंसर नहीं हमारा। ऑप्शन सी देखो H2S, सेंट्रल एटम सल्फर है तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, तो एक लोन पेयर और ये दूसरी लोन पेयर, तो इसके पास सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर है। ICl3, तो आयोडीन सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन के साथ, एक लोन पेयर दूसरी लोन पेयर, तो बस ऑप्शन सी ही है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी जो हमें H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड
और जो हमारा ICl3 दिया है ना, दोनों में सेंट्रल एटम की जो लोन पेयर है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसकी होती है, सल्फर की, है ना। हमने देखा इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें लोएस्ट पूछा था, यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है तो सल्फर की रहेंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, सल्फर से सेलेनियम एंड क्लोरीन के नीचे कौन है, ब्रोमीन, है ना। तो हमें सल्फर दिया है, सेलेनियम दिया है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन दिया है। अब देखो हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होंगी, एक्सेप्शन वाली भी केस नहीं है तो इनको छोड़ो। क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन की ज्यादा रहेंगी क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होती है, तो बस क्लोरीन, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं हमारे क्वेश्चन खत्म। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।